अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। जब पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है तो श्वसन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है तथा सर्वप्रथम पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल कोएंजाइम ए से क्रिया करके पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकलता है। इस क्रिया को मध्यवर्ती चरण भी कहते हैं। इसके पश्चात एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। क्रेब्स चक्र यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के बारे में सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक H.A. क्रेब्स ने बताया था। इस कारण इसे क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बनने वाला पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो यह 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है। इसके फलस्वरूप 6 कार्बन युक्त सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इस क्रिया में एक जल का अणु प्रयुक्त होता है तथा कोएंजाइम ए का अणु बाहर निकल जाता है। दूसरा चरण है सिट्रिक अम्ल से सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण। सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल वियोजन द्वारा सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तीसरा चरण है सिस एकोनिटिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण। सिस एकोनिटिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन की क्रिया द्वारा आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होता है। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस क्रिया में NAD से NADH+H+ का निर्माण होता है। ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल से अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण। ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकालता है तथा 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डी कार्बोक्सिलीकरण की
प्रक्रिया द्वारा CO2 मुक्त करता है तथा कोएंजाइम ए की उपस्थिति में सक्सेनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में मुक्त हाइड्रोजन आयन NAD से क्रिया करके NADH+H+ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में डी कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकालता है। कोएंजाइम इसे क्रिया करता है जिससे सक्सेनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। मुक्त हाइड्रोजन आयन NAD+ से क्रिया करके NADH2 का निर्माण करते हैं। सक्सेनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सक्सेनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेनिक अम्ल का निर्माण करता है। इसमें जल योजन की क्रिया संपन्न होती है। कोएंजाइम ए बाहर निकलता है तथा एक GTP अणु का निर्माण होता है। सक्सेनिक अम्ल से 4 कार्बन युक्त फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण। सक्सेनिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण करता है तथा इस क्रिया में FAD+ से FADH2 का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का निर्माण। फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन की क्रिया द्वारा मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण। मैलिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में जल वियोजन की क्रिया के द्वारा 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। इस क्रिया में NAD+ से NADH+H+ का निर्माण होता है। इस प्रकार क्रेब्स चक्र प्रक्रिया में निर्मित 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पुनः एसिटाइल कोएंजाइम से क्रिया करके इस चक्र को निरंतर रूप से चलाता रहता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। जब एक पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु 1, 2 और 3 अणु बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है तो इन दोनों अणुओं के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु मुक्त होते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया तथा क्रेब्स चक्र व मध्यवर्ती चरण में वायवीय शोषण में मुक्त ऊर्जा किस प्रकार होगी। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 6 ATP या फिर 8 ATP बनते हैं। मध्यवर्ती क्रिया में 6 ATP बनते हैं और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में 24 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार शोषण की प्रक्रिया में या तो 38 ATP मुक्त होते हैं या फिर 36 ATP का निष्कासन होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में निर्मित NADH2 जब श्वसन की क्रिया में ATS तंत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय एक NADH2 से 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में टोटल 8 ATP बनते हैं, लेकिन यदि NADH2 ATS तंत्र में प्रवेश न करके ग्लिसरॉल फास्फेट शटल के द्वारा
माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा एफएडी का अपचयन होता है, जिससे केवल 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 6 एटीपी बनते हैं। यदि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 8 एटीपी बनते हैं तो श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है, और यदि 6 एटीपी बनते हैं तो 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र का महत्व। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी अणु निर्मित होते हैं, जिसमें विभिन्न जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इस चक्र में कई ऐसे मध्यवर्ती यौगिक निर्मित होते हैं जिनका उपयोग अन्य जैव अणुओं के संश्लेषण में किया जाता है, जैसे सक्सेनिक कोएंजाइम ए पर्णहरित संश्लेषण के लिए प्रारंभिक अणु होता है। इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आदि का निर्माण होता है।